नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे 33। चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी है संजय की भेजी हुई। संजय उत्तराखंड में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। साल 2005। तो आखिर उनके साथ में ऐसा क्या घटा था, कैसी घटना हुई थी, आइए चलते हैं उनकी कहानी में उन्हीं की शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम संजय, उत्तराखंड का मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला। रोजी रोटी के लिए मैं शहर आ गया था। अगर मैं शहर नहीं आता तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण में कैसे करता। पिता को फालिज हो चुका था, आधा शरीर काम नहीं करता था। दवा दारू दुनिया भर का खर्च अब हमारे घर में अब आ चुका था। कमाने वाले पिता ही थे। मैं उस टाइम में मैं तो पढ़ाई करता था। मेरा तो सपना था कि मैं बहुत आगे तक पढूं। पिता भी यही चाहते थे, लेकिन हम लोग गरीब परिवार से थे ना। मैं जितना पढ़ना चाहता था उतना तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक उम्मीद जाग गई थी कि जितनी पढ़ाई मैं किया हूँ अब इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी नौकरी मुझे मिल सकती थी। लेकिन वो भी सपना मेरा छूट चुका था। जब पिता को फालिज होता है, इसके बाद सारा परिवार बिखर जाता है। वैसे मेरा कोई बड़ा परिवार नहीं था। हम 2 भाई, 1 बहन। सबसे बड़ा ही मैं ही था। अब मेरी माँ, बहुत विशेष बड़ा परिवार तो था नहीं, लेकिन इतना परिवार का ही खर्च बहन करना और ऊपर से दवाई बीरो का इलाज पिताजी के साथ में, परिवार का कमर तोड़ दिया था। अब ऐसी कोई बचत भी नहीं थी जिसे पिताजी को इलाज कराया जाए। आखिरकार मैं अपना सपना तोड़ देता हूँ। हाँ, मैं शहर में अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ, जहाँ पर मेरे कई दोस्त थे जो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे। वही मुझे शहर में लेके आए थे और कहने लगे कि संजय, ऑटो रिक्शा तो सीख ही चुका है, तू बहुत कुछ जानता है ऑटो रिक्शा के बारे में। क्योंकि जब वो अपना ऑटो रिक्शा कभी कभी गाँव में लेके आते थे तो मैं उन पर हाथ साफ कर लेता था, और उनको तो बिल्कुल पक्का यकीन था कि मैं ये काम कर पाऊंगा। मेरे पास अब वो गुण तो आ चुका था कि मैं ऑटो रिक्शा चालक बन सकता था। इसीलिए मैं अब शहर निकल चुका था। वहाँ पर कुछ टाइम जरूर लगा था अपने हाथ साफ करने में, अपना को एक तरह से व्यवस्थित करने में। जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। 4-5 लड़कों मिलकर के एक कमरा ले रखा था, और ऊपर से जब वो लड़के रात को आते ना, दारू वारू पी करके हो हल्ला करना, ऊपर से दारू की बदबू जो मुझे सहन नहीं होती थी। मैं ऐसे माहौल में अब कभी रहा भी नहीं। मुझे इन चीज़ों से बहुत नफरत होती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं अब कहाँ जा सकता था। इस घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। अपने लिए तो अलग से कोई कमरा किराए पर ले नहीं सकता था, और अभी मेरा काम स्टार्ट भी नहीं हुआ था। लड़का जो थे मेरे को लेके आए थे, वो सब जुगाड़बाजी करके अब ये सब करने में कम से कम 5-6 महीना तो निकल ही जाता है। और तब जा कर के मेरा हाथ भी साफ होता है शहर में। नहीं तो मैं उन्हीं लड़कों के साथ अब सब रास्ता ये सब पहचानना, एक तरह से मैं असिस्टेंट गिरी कर रहा था उनके साथ में। रात को जब मौका मिलता, खाली होता रोड, और तब मुझे लेके जाते शहर में, थोड़ा सा इधर उधर घुमाते और कहते अपना हाथ साफ कर। टाइम तो लगता है हर काम नया करने में। 5-6 महीना निकल चुका था, लेकिन इस बीच में अब उस लड़कों ने हमारी मदद किया था। टाइम टाइम पर कुछ पैसा देते थे। जब तो कमाने लगेगा ना, तब हमें धीरे धीरे करके लौटा देना। लड़कों का एक ग्रुप था, 8-10 लड़कों का ग्रुप था, और हर कोई हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहता था। सब जानते थे कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। कभी कभी मैं तो रोने बैठ जाता था एकांत में। लड़कों को पता लग जाता है, मुझे ढूंढते रहते, संजय कहाँ गया, संजय कहाँ गया। मुझे छत पर पाते, मेरे पास में आते, समझाते कि देखो ये जो दुख सुख होता है ना, ये सबके साथ लगा रहता है। आज तुम्हारे पास में है, कल हमारे पास में होगा। जिस दुख से तुम आज गुजर रहे हो ना, इस दुख से हम भी गुजर चुके हैं। यहाँ कोई अछूता नहीं है, किसी को ज़्यादा दुख है, किसी को थोड़ा दुख है। ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर
सुखी इंसान है। हर कोई दुख में दबा हुआ है, लेकिन कोई अब अपना दुख को प्रकट करता है और कोई दुख छिपा कर रखता है। वो मुझे समझाते रहते थे और तब मुझे समझ में आने लगता था कि सही तो कह रहे हैं, इनकी बात तो बिल्कुल 16 आने सही है। मैं अपने मन को कड़ा करता हूँ और आखिरकार एक ऑटो रिक्शा मुझे किराए पर दे दिया जाता है। ऑटो रिक्शा मैं खुद स्वतंत्र होकर अब चलाने लगता हूँ। शुरू में मुझे थोड़ा ज़रूर अलग सा लगता था, नया शहर था। रात के टाइम मैं जब निकलता था ऑटो रिक्शा लेकर के, रात का ही मुझे मिला था। जो ऑटो रिक्शा था ना, शाम को 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक, मतलब 12 घंटे वो ऑटो रिक्शा मेरे पास में रहने वाला था। अब 12 घंटे में जो भी कमाई होगी वो मेरी होगी। रिक्शा का किराया मुझे देना ही पड़ेगा। रिक्शा किराया जो दे करके जो पैसा, अब वो सब मेरा था और उसके लिए मुझे मेहनत भी करनी थी। मैं रात को निकलता था, शाम को निकलता था, मैं जगह जगह भटकता था, कहीं सवारी मिल जाए, कहीं भी मिलती भी थी और कभी कभी तो घंटा लग जाता था इंतज़ार करते हुए। लेकिन मैं अपना टारगेट बना लिया था कि जब तक मैं एक रकम इतना कमा नहीं लूँगा, मैं घर लौटूंगा नहीं, चाहे मैं कितना भी थका हूँ, लेकिन ये टारगेट मुझे ज़रूर पूरा करना था। जब पैसा आने लगा ना, तब मेरा मन शांत होने लगा। महीना 1.5 महीना पर मैं अपने गांव भी जाता था। कुछ पैसा मेरे पास में जमा हो जाता था तो मैं वो सब अपने परिवार को दे करके फिर लौट आता था। कई बार वो लड़के भी मेरे साथ जाते थे, वो भी हमारे घर तक जाते थे देखने के लिए। अब लेकिन अभी भी पिता का सुधार कुछ हो नहीं रहा था। अभी वक्त लग रहा था। डॉक्टर का कहना था ये जो बीमारी है इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, सब कुछ समय पर करना पड़ेगा। और वो सब माँ, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई इस काम को बखूबी करते थे। वो चाहते थे कि पिताजी जल्दी जल्दी सही हो जाए। मेरा भी यही मानना था। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि मेरे पिताजी सही हो जाए, पहले की तरह वो चलने फिरने लगे। अब भगवान के सहारे सब कुछ था। मैं भगवान को बहुत मानता था। एक आस्था था बजरंगबली में। मैं सुबह में उठ कर के जब तक बजरंगबली का नाम ना ले लूँ, उनसे उनका प्रार्थना न करूँ, तब तक मेरा दिन सही से निकलता नहीं था। लगता था कि मैं कुछ भूल चुका हूँ। मैं प्रार्थना करना बिल्कुल नहीं भूलता था और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता था कि मैं कर नहीं पाता था। तो वो दिन, सारा दिन मेरा मन बेचैन रहता था। लगता था कि मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ। जब याद आता था कि अरे मैं तो प्रार्थना करना ही भूल गया, और तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैंने बहुत गलती कर दी, मैंने बहुत गलती कर दी। भगवान से क्षमा मांगता था कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिएगा, ये भूल बस हो गया। चलिए अब मेन कहानी पर आते हैं। मैं अपना बारे में तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी दे ही दिया। अब मैं बताया ना कि उस कमरे में अब ग्रुप में लड़के रहते थे। अब रात के टाइम जब सब इकट्ठा होते थे, तब वहाँ पर दारू फारू हाल जाल चलता रहता था। ऑटो रिक्शा चलाने वाले लड़के थे, नगद पैसा आता था, पैसे कमी नहीं होती थी। लेकिन उन टाइम में मैं अब तो अपने ड्यूटी पर रहता था। लड़के खा पी के अपना मस्त सो जाते थे। लेकिन कभी कभी जब मेरे पास में ऑटो रिक्शा नहीं होता ना, जब मुझे ऑटो रिक्शा नहीं मिलता, ये तब मेरे लिए बहुत ही वो रात एकदम बुरी लगने वाली होती थी, क्योंकि मैं सही से सो नहीं पाता था। चिल्लम चिल्ला दारू की बदबू मुझे सहन नहीं होती थी। तब मुझे ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था तो मैं सपने में सोचा करता था कि काश मेरे पास में अपना ऑटो रिक्शा होता, दूसरे का मुंह तो नहीं देखना पड़ता। कई बार वो जो ड्राइवर था जो दिन में चलाता था, कई बार वो लंबी सफ़र पे चला जाता था और जब तक लौटता था तब तक देर हो जाती थी और तब वो कहीं पर रुक जाता था, ऑटो रिक्शा लेके आता ही नहीं था। और फिर अगले दिन समय पर मुझे ऑटो रिक्शा मिल जाता था। लेकिन इसी बीच कुछ लड़कों से हमारा कहा सुनी हो गया था। ये सब दारू वारी पीने के बाद बहकने लगे थे। कई तो मुझे, अब मैं क्या बताऊं, वो शब्द को मैं बयान भी नहीं कर सकता था। जब मैं उनको टोकता था कि देखो भाई, कुछ पैसा अपने लिए बचाओ, ये दारू में पैसा खर्च करना ठीक नहीं है, और तब वो लड़का मुझ पर नाराज़ हो गए। कहने लगे हम तुम्हें गांव से ले आए, तुम्हारे हम कितना सब कुछ जुगाड़ किया, तुम्हारे परिवार के खर्चे के लिए पैसे दिया, और आज तुम पर
तुम हम पर उपदेश दे रहे हो, उंगली दिखा रहे हो, ये काम मत करो, ये मत करो। तुम होते कौन हो? वास्तव में मैंने जो बोला था, मैं तो क्षमा मांग लिया कि भाई मैं गुस्से में बोल पड़ा, मुझे ये नशा पसंद नहीं है। तब वो लड़का कहते हैं, भाई तुम भी मुझे पसंद नहीं हो। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम आज़ादी से रहो तो अपने लिए कमरा ढूंढ लो। ये घर और तुम्हारा आज से नहीं होगा। कल सुबह होते ही तुम अपने लिए कोई कमरा देख लेना, हम तुम्हें रख नहीं पाएंगे। वो लड़का जो मुझे बोला था, उसके एहसान मुझ पर बहुत थे। मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई थी। जब सुबह उनका नशा फटता है तब मैं उनसे माफ़ी मांगने लगता हूँ कि भाई मुझसे गलती हो गई, मैं अनजाने में बोल पड़ा। तब कहने लगे कि नहीं नहीं, देखो अब बहुत हो चुका है। अब यहाँ जो हमारे साथ में लड़के रहते हैं हमारी तरह के हैं, तुम ही एक इकलौता लड़के हो जो ना कोई नशा करते हो ना कोई और कोई काम करते हो, तो हमारी तुम्हारी अब निभेगी नहीं। दोस्ती वही रहेगी जैसे पहले थी। हम तुम्हारे लिए कमरा ढूंढ देते हैं, आराम से अपना स्वतंत्र रहना। और हम सब आपस में बात किए हैं कि जब तुम दारू नहीं पीते हो तो हम तुम्हें क्यों तकलीफ दें। हम तो आपस में हंसी मजाक करेंगे। दारू पीने के बाद हम अपने आप को अलग दुनिया में पाते हैं, लेकिन तुम हमारे में से नहीं हो। हम तुम्हारे लिए कमरा ढूंढ देते हैं, दोस्ती वही रहेगी, दोस्ती हमारी नहीं टूटेगी। हमारा घर दिन में आओ रात में आओ तुम्हारे लिए खुला हुआ है, लेकिन बात वही है ना, तुम अलग किस्म के इंसान हो और हम अलग किस्म के हैं। आखिरकार उन्हीं लड़कों ने एक कमरा हमें ढूंढ के दे दिया कि संजय आज से तुम्हारा कमरा। देखना यहाँ पर अपने साफ सफाई कर लो, और यहाँ पर आसपास में और भी लोग रहते हैं और सबसे अपना यारी दोस्ती कर लेना। यहाँ पर भी देख लेना कि कौन पीने खाने वाले एक तरह से मुझ पर व्यंग कर रहे थे। उनका कहना था कि कहीं भी तुम चले जाओगे कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे, तुम्हारे आसपास में मिल जाएंगे जो ये सब काम करते हैं। कहाँ कहाँ तुम भागते रहोगे, किनको तुम टोकते रहोगे। ये अलग संसार है, सब कुछ चलता रहता है, कहाँ कहाँ तक तुम इन चीज़ों से बचते रहोगे। उनका कहना बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मैं क्या कर सकता। जब वो रखना नहीं चाहते थे तो उसी घर में मैं अब रहने के लिए आ गया था। घर बहुत पुराना था, वहाँ पर आगे में अब जो था ये अच्छा भला आंगन था और कुछ पेड़ भी लगे हुए थे और बाउंड्री किया हुआ था। वहाँ पर दूसरे मोहल्ले में मतलब दूसरा प्लॉट में और भी घर थे, वैसे ही पुराना घर थे सस्ते वाले, जहाँ पर लेबर लोग रुका करते थे, कुछ महीना अपना काम करते थे और उसमें आराम से रहते थे। जब कुछ पैसा कमा लेते थे तो अपने गांव लौट जाते थे। अब जो मकान मालिक था बस उनको भी परवाह नहीं था, किराया मिल जाता था, कोई और भी आ जाता था रहने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं है कि उसमें सफ़ेदी करवा दे, अब सफाई करवा दे, उनको कोई मतलब ही नहीं था इन चीज़ों से। आप जैसा रहना चाहो आप रह सकते हो। वो कभी आकर टोकने वाले नहीं हैं कि यहाँ पर गंदगी क्यों है। वो तो सिर्फ पैसा मांगने के लिए आते थे जब महीना पूरा हो जाता था कि भाई पैसे दे दे। इसके बाद तू कौन और मैं कौन, फिर 1 महीने के बाद उनका दर्शन होना है। ऐसे ही एक घर में मैं आ चुका था। आंगन तो बड़ा बड़ा खुला हुआ था, लेकिन एक पुराना ही घर था और घर थोड़ा लंबा था। अगर उसमें मैं अकेले नहीं रहता तो कम से कम उसमें 10-12 लोग जो हमारे दूसरे घर में रहते थे जहाँ से मैं आया था, उससे भी बड़ा लोग हमारे पास में, मतलब 20-25 लोग आराम से रह सकते थे। लेकिन मैं उस घर पर अकेले ही था और किराया बहुत कम था। खैर अब तो किसी न किसी तरह से हमें अकेले रहने की आदत डालनी थी। मैं घर में भी अपने परिवार के साथ में रहता था, शहर में आया तो अपने दोस्तों के साथ रहता था। पहली बार मैं अकेले घर में, वो भी शहर में रहने के लिए मजबूर हो गया। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हर तरफ सुना सुना लगता था। आवाज़ जब कोई आसपास में सुनाती तब मैं उधर जाने की कोशिश करता, चलो किसी से बात कर लें, लेकिन वहाँ पर हर इंसान अपने आप में बिजी रहता था। मेरे दोस्त सही कहते थे, जो भी लोग खाली बैठे रहते थे या तो ताश खेलते थे या फिर अपनी दुनिया में रहते थे। अब मैं वहाँ पर बिल्कुल अजनबी बन चुका था।
आखिरकार अब मेरा जो काम था, ऑटो रिक्शा मिल चुका था। अब फिर मैं वही रात का काम करने लगा था। मन में बड़ा चाहत होती थी। कई बार जब ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था ना, तो मेरा मन बहुत बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरे पास में पैसा होता तो मैं खुद का अपना ऑटो रिक्शा खरीद लेता, और तब ये समस्या सदा के लिए खत्म हो जाती थी। और आखिरकार मैं अपने काम पर चलने लगा था। वहां पर मुझे कम से कम अब 1 साल बीत चुका था, और इस बीच मेरे जो पिता की इलाज चल रहा था उसमें कुछ सफलता भी मिल रही थी। पहले से मेरे पिता का शरीर दिखने लगा था कि स्वस्थ हो रहे हैं। अब हमारे परिवार जो थे, सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही थी। डॉक्टर का कहना था कि बस कुछ ही टाइम और लगेगा, अब फिर देखना तुम्हारे पिताजी पैसे जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान अब छा चुकी थी। मैं भी शहर में आया था, और मुझे लगता था कि कुछ ही दिनों के बाद पिताजी फिर चलने फिरने लगेंगे, जैसा पहले थे वैसा हो जाएंगे। मन में एक शांति मिलती थी। अब उस रात की बात पर आता हूँ। मैं रात को ऑटो चलाता था, मैं पहले बता ही दिया। शाम को 7 बजे ऑटो मिलता था, कभी 8 बजे मिलता था। अब जितने बजे मिले, 9 बजे से पहले पहले तक अगर ऑटो मिल जाती थी तो मैं 8 बजे तक अपना ऑटो ले जाके दूसरे भाई को दे देता था, जिसके ऑटो रिक्शा था। वो सिर्फ रात के किराए पर ले देते थे मुझे। अब मैं उस ऑटो रिक्शा को लेकर के निकल जाता हूँ। अब वो जगह मेरे लिए कोई अनजानी नहीं थी। हर रोज जो रोड था उस पर मैं गुजर चुका था, लेकिन कुछ और भी रोड थे जिस पर मैं कभी गया नहीं था, जाने का मौका ही नहीं मिला था। ऐसे एक रेलवे स्टेशन से सवारी मिलती है और उसको मैं बिठाता हूँ, और फिर एक नए रोड पर निकल जाता हूँ। वो सवारी मुझे रास्ता दिखाती है। मैं उस जगह पर कभी गया नहीं था। चलो जाना भी चाहिए, तभी तो मैं एक दूसरी सवारी को लेकर जा पाऊंगा। यही सब मन में सोचते सोचते आखिरकार मैं उस सवारी को उस घर तक छोड़ता हूँ। तब तक रात के 12:30 बज चुके थे। अब तो रात का ही मेरा काम था। अब मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था, बिल्कुल खालीपन था, सुनसान एरिया था। हर तरफ जैसे लग रहा था कि सब खा पी के सो चुके हैं। घर का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अंधेरे में सब कुछ अलग ही दुनिया दिखती थी। लेकिन अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ था। मैं वहाँ से निकलता हूँ सवारी से पैसे लेकर के, और फिर मैं जिस रास्ते पर मुझे मेन रोड पर आना था ना, उस रास्ते को मैं छोड़ देता हूँ, भटक जाता हूँ। वहाँ पर 4-5 रोड थे, और मैं बस गलती कर बैठा था। जिस कॉलोनी में मैं सवारी लेके आया था, वो कॉलोनी मेरे लिए अनजान थी। मैं अपनी समझ से तो मैं सही रास्ता पकड़ता हूँ, लेकिन मैं गलत रास्ता चुन लेता हूँ। वहाँ पर जो भी मुझे सड़क दिखाई देती थी कॉलोनी की, मुझे लगता था कि हाँ, इसी रोड से तो मैं आया हूँ, यही रोड होना चाहिए। अब कोई बोर्ड लगा रहे तो इंसान समझ में भी आए। सब वहाँ पर जो भी कॉलोनी का रोड है अब एक जैसा ही लगता है, यहाँ यही है। मैं एक गलत रास्ते पर चला जाता हूँ, और जब वो रास्ता आखिरी में जाके ख़त्म हो जाता है, और तब मैं जो देखता हूँ, मैं एकदम सदमे में आ जाता हूँ। अरे मैं कहाँ पर आ गया, ये तो रास्ता बंद है। मैं जब देखना चाहता हूँ और तब वो चीज़ मुझे जो दिखाई देती है, तो मैं बहुत डर जाता हूँ। वो तो शमशान था। जब मैं ऑटो रिक्शा से उतर करके आखिर ये रोड क्यों बंद हुई पड़ी है, यहाँ इतना बड़ा सा लोहे का गेट क्यों दिखाई दे रहा है, मैं अब पता करने के लिए जाता हूँ, और वहाँ तो कोई था ही नहीं। वहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, वो भी बहुत पुराना, जंग खाए हुए बोर्ड पर। और तब मैं पढ़ पाता हूँ बहुत मुश्किल से शमशान, और तब मैं भयभीत हो जाता हूँ। ये तो मैं शमशान के पास आ चुका हूँ, शमशान के गेट तक आ चुका हूँ। ये रोड मैंने गलत पकड़ लिया था। अब फिर जल्दी से ऑटो रिक्शा में सवार होता हूँ, ये स्टार्ट करता हूँ, और फिर मोड़ता हूँ जल्दी से। भाई यहाँ से निकलना चाहिए। मैं गांव में सुना था, मेरी माँ और भी परिवार के लोग और गांव के बूढ़े बूढ़े जो हैं, वो बताया करते थे कि बेटा, रात के टाइम कभी भी शमशान के आसपास में जाना नहीं चाहिए। वहाँ तो आत्माएं घूमती रहती हैं, लोगों को तलाश करती रहती है। वहाँ आत्माएं जो है ना, वो फंसी रहती है, वो निकल नहीं पाती है। उनको कोई मिल जाता है तो उसके साथ वो निकल भागती है।
और वो फिर बहुत तकलीफ देती हैं। ये सब सुनकर के मैं बहुत डर चुका था। अभी मैं चारों तरफ देख रहा था कि कहीं आत्मा वगैरह तो नहीं है। मैं आत्माओं के बारे में इतना जानता था कि वो देखने में बहुत ही भयानक लगती है। उनकी बहुत ही डरावनी चेहरा होता है, डरावनी आंखें होती हैं। उनके हाथों के जो साइज होता है औरों से बड़ा होता है, नाखून बड़े बड़े होते हैं। जो अपने गांव में सुना था वो सब दिमाग में आ जाता है कि आत्माएं तो यही होगी और दिखाई देगी तो ऐसी नजर आएगी। मैं वहाँ से स्टार्ट करके ऑटो रिक्शा मोड़ता हूँ और तभी कुछ ही देर चलता हूँ, बस मान लो कि 10 कदम ऑटो रिक्शा स्टार्ट करके, और तभी मेरे पीछे से एक औरत भागती हुई आती है, चिल्लाते हुए, रोको रोको ऑटो वाले भैया, रोको 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 रोको। जब मैं औरत की आवाज़ सुनता हूँ तो ब्रेक लगा देता हूँ। यहाँ पर औरत कहाँ से भाई, ये तो शमशान है। लेकिन जब मैं देखता हूँ तो मेरी ही उम्र की थी। मेरे से 1 साल 2 साल या तो बड़ा हो सकती थी या मेरे बराबर की हो सकती है। देखने में बहुत ही सुंदर, लेकिन कपड़े लत्ते जो पहन रखे थे ना, वो पुराने जमाने का स्टाइल था। सफ़ेद कपड़ा, बिल्कुल सफ़ेद। जब वो हमारे ऑटो रिक्शा के पास आ जाती है, कहती है, मुझे आगे तक छोड़ दो, आगे तक छोड़ दो, जो भी कहोगे मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अब बिना मेरा इजाज़त लिए ही पिछले सीट पर बैठ जाती है। कहती, भैया बस चला लो, यहाँ से चला लो। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपको जाना कहाँ है और यहाँ पर आसपास में कॉलोनी है क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं तो बस देखा था कि यहाँ तो शमशान है, सामने में गेट नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी कॉलोनी मोहल्ला है क्या? तभी तो औरत आई है। ऐसा मुझे नहीं दिखी थी जैसा मैंने समझा था कि प्रेतात्माएं इतनी, उनका चेहरा भयानक होता है, डरावनी होती है। लेकिन ये औरत, ये लड़की मुझे ऐसी शक्ल वाली दिखी नहीं थी। इसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी, मुझे भैया करके बुला रही थी, ऑटो वाले भैया, ऑटो वाला भैया। तो मैं आखिरकार ऑटो रोक ही देता हूँ। वो बिना इजाज़त लिए ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। कहती है, भैया बस यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल लो, पैसे की परवाह मत करो, जितना मांगोगे हम दे देंगे। मुझे लगने लगा कि ये औरत अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके भागी है क्या? इतनी जल्दी बाजी क्यों कर रही है? मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि बहन जी, आप हैं कौन और कहाँ पर जाना है इतनी रात को? मैं उसके पास ना कोई सामान देखता हूँ और यहाँ तक भी कि उसके पैर में कोई चप्पल तक नहीं था। मन में तो खटका हो चुका था कि जरूर ये लड़की अपने परिवार से झगड़ा करके तब ये भाग रही है। मैं उसके लिए जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन वो इतना मुझे मौका ही नहीं दे रही थी। मुझे बार बार कर रही थी, ऑटो वाले भैया यहाँ से निकल लो ना, यहाँ से निकल लो ना, जो पैसा मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस यहाँ से निकल लो, जो पूछना है आगे चल के मेरे से पूछ लेना, मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन यहाँ से निकलो। वो डरी हुई नजर आने लगी थी और उसका डर देख करके मैं सहम तो किया था। मैं इतना ये नहीं समझा था कि जो औरत है ये कौन है। मुझे लगा कि कहीं मैं फंस ना जाऊं इस औरत को ले जा करके, कहीं मैं खुद जो अपना कर्तव्य है मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में यही सब आने लगा था, डर आने लगा था। ये औरत घर से भाग तो रही है, लेकिन ये जाएगी कहाँ पर? मैं इसका चिंता करने लगता हूँ, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे वो मौका नहीं दे रही थी, मुझे तो लालच दे रही थी, भैया ऑटो वाले भैया जल्दी से लेके चलो, जल्दी से ले चलो भैया, आगे चल करके जो पूछना है मेरे से पूछ लेना, मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन यहाँ से निकल लो, यहाँ से निकल लो। घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और मैं अब काहे के लिए रुकना? ऑटो स्टार्ट ही था और मैं लेके चल देता हूँ। लेकिन मैं उसी लड़के के बारे में सोच रहा था कि जरूर ये घर से झगड़ा उगड़ा करके भागे है। जब मैं वहाँ से आगे तक आ जाता हूँ, जब जहाँ से मैं मुड़ा था उस जगह पर पहुँच जाता हूँ, तब मैं ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ। अब वहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बाएं जाऊँ या दाएं जाऊँ, क्योंकि वहाँ का रोड ऐसे ही कुछ नज़र आ रहे थे। मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ और तभी औरत कहती है, बाएं वाले रास्ते पर लो, बाएं वाले रास्ते पर लो। अब उसकी बात सुन करके मैं बाएं ले लेता हूँ। आखिरकार जब मैं अपने आप को मेन सड़क पर आ जाता हूँ, तब थोड़ा चैन तो जरूर पड़ता है। तब मैं उसको पूछता हूँ कि आखिर आप जाओगे कहाँ पर?
आप कौन हैं? आपके पैर में चप्पल तक नहीं है। आप घर से भागी हुई हैं क्या? तब कहती है, अभी नहीं, अभी थोड़ा आगे और चलो। आप फिर एक जगह पर मैं तुम्हें बोलूँगी, रुक जाना। आप फिर मैं अपनी बात बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, और आगे ले चलो, और आगे ले चलो। मेरे मन में जिज्ञासा तो बहुत थी उस औरत के बारे में जानने के लिए। आखिर ये है कौन? कोई मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ इसको अपने ऑटो रिक्शा में बिठा करके? इसी बात से मैं बहुत भयभीत था। मुझे लग रहा था कि जब तक ये सच्चाई नहीं बोलेगी मुझे तो चैन पड़ेगा ही नहीं। मैं बस उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बोलेगी कि ऑटो वाले भैया रिक्शा रोक दो, और तब वो सब कुछ बताएगी। लेकिन अभी हम तो चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। बहुत हम दूर आ चुके थे उस जगह से। अब वहाँ से जो हमारी कॉलोनी थी, जी, जो नई कॉलोनी में मैं रहता था, वो नज़दीक आ चुकी थी। और तब मैं एक जगह पर ऑटो रिक्शा रोक देता हूँ, और फिर वो मुझ पर नाराज़ हो जाती है। अरे नहीं ऑटो वाले भैया, अभी अभी नहीं, अभी चलते रहो, चलते रहो। आखिर कहाँ जाना है मैं उससे पूछता हूँ, और तब कहती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आगे चलो, आगे चलो। मैं कहता हूँ कि अब मैं आगे नहीं जाने वाला, पास में मेरी कॉलोनी है, अब मैं भी थक चुका हूँ, मैं अपने घर पर जाऊँगा। और तब कहती है, अपने घर पर ले चलो, अपने घर पर ले चलो। मैं हैरान रह जाता हूँ, आखिर ये जवान महिला है, जवान लड़की है, मैं अपने घर पर इसको क्यों लेके जाऊँगा भाई? लोग बाग क्या कहेंगे? मैं मानता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन लोग बाग की नज़र में मेरी अब क्या इमेज रह जाएगी? तरह तरह का सवाल उठना जरूर अब शुरू हो जाएगा। मैं घबरा गया था। मैं कहता हूँ, नहीं, मैं घर पर अपने अकेले रहता हूँ। तब कहती है, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, मुझे अपने घर तक ले चलो। आप चिंता मत करो, मैं आपको बहुत पैसा दूंगी, आपको बहुत पैसा दूंगी। और वो रोने लगती है और कहती है, ऑटो भैया हमारी मदद कर दो, हमारी मदद कर दो, आप अपने घर तक ले चलो। मैं तो लेके आना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसकी आंसू निकलने लगती है तब मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। अब मैं जानने का तो बहुत कोशिश किया, लेकिन उस टाइम वो बताने को राजी नहीं हो रही थी। कह रही थी, नहीं नहीं, पहले सही ठिकाने पर चलो, फिर मैं तब बताऊंगी। आखिरकार मैं अपने घर पर लेके आता हूँ, आंगन में ऑटो रिक्शा खड़ा करता हूँ, और तब मैं कहता हूँ कि अब अपने बारे में बताइए। अभी मैं दरवाज़ा अपना खोला भी नहीं था घर का। मैं उसी ऑटो रिक्शा में खुद बैठा हुआ था, और वो जो औरत बैठी हुई थी वो भी पिछली सीट में बैठी थी। और तब मैं कहता हूँ कि मेरा घर आ चुका है, अब अपने बारे में बताओ, आप है कौन, आपके साथ क्या हुआ है, मैं सब जानने के लिए बेचैन हूँ। तब जाके कहती है, आप डरोगे तो नहीं भैया, आप डरोगे तो नहीं। मैं कहने लगा कि देखो जी, डर तो मुझे जब से आप बैठी हो तभी से लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरा मन गवाही ऐसा ही दे रहा है। मुझे लगता है कि मैं तो डरा हुआ हूँ, हूँ भी डरा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप नहीं बताओगी मेरा डर निकलेगा नहीं। आप बता दो और तब मैं समझ पाऊँगा। लड़की कहती, भैया मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊँगी तो आप अब मेरे से डरोगे तो नहीं ना। मैं कहने लगा, मैं इंसान से नहीं डरता हूँ, मैं इंसान से कभी डरा ही नहीं, मैं डरता हूँ भूत प्रेत से। वो जो औरत थी ना, एक पल के लिए सुखजा जाती है, कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं भूत प्रेत का नाम देता हूँ ना, वो खामोश हो जाती है। मैं उससे पूछता हूँ कि आप बोलते बोलते रुक गई। देखिए, अब मैं भी थका हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कमरा खोलूँ और जाकर आराम करूँ। जब तक अपने बारे में नहीं बताओगी मैं अपने कमरे में आपको लेके जा नहीं सकता, और नहीं बताओगी तो मैं यहाँ से ऑटो रिक्शा घुमाऊँगा, अब मेन रोड पर ले जाकर के आपको छोड़ दूँगा, और इसके बाद आपका काम जाने आप जाने, मुझसे आपसे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप सच्चाई नहीं बताओगी तब तक मैं आपका कोई मदद करने वाला नहीं है। आखिरकार उस औरत को लग चुका था कि जो मैं कह रहा हूँ वो कर भी सकता हूँ। और तब कहती है, भैया देखना, आप नाराज मत होना ना, आप डरना। तब वो कहती है कि आप जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ, और तब अपने बारे में बताने लगती है। जैसे जैसे बताती है ना, मैं तो बस उसका चेहरा मोहरा देखने का कोशिश करता हूँ कि आखिर ये जो बोल रही है इसमें सच्चाई भी है या फिर मेरे को पागल बना रही है।
अभी तक उसकी बात में मैं सही ढंग से सच्चाई को समझ नहीं पाया था कि आखिर इसमें सच्चाई कितना है और झूठ कितना है। लेकिन जब पूरी बात करके ख़त्म कर देती है अपनी बात को, तब कहती है भैया मेरा यही कहानी है, आप अब मेरी मदद करोगे ना। मैं कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ आपको कि आप एक कोई प्रेतात्मा हो, कोई आप भूतनी हो, आप शमशान में फंसी पड़ी थी, कोई मांत्रिक आपको पकड़ रखा था, आपको आज़ाद नहीं कर रहा था, आप उसके साथ सालों से उसी शमशान में अपने आप को पाती हो, हर रात आपके साथ में गलत करता है, ये मैं कैसे मान लूँ। मेरी नज़र में तो आप एक इंसान हो, आप में भूत प्रेत वाला लक्षण कहाँ दिखाई दे रहा। आप मुझे पागल बना रही हो या अपने आप को पागल बनते जा रही हो। मैं जब तक सच्चाई नहीं जानूंगा मैं आप पर यकीन कैसे कर लूँगा। वो जो औरत थी वो कह रही थी कि भैया मैं एक प्रेतात्मा हूँ, मैं शमशान में रहती हूँ, लेकिन मैं उस जगह पर रहना नहीं चाहती। एक मांत्रिक है, तंत्र मंत्र करने वाला, और वो मुझे कहीं और से पकड़ कर के शमशान में लेकर आया है। अब मुझे अपने साथ में रखने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं काफ़ी सालों से उसके साथ रहते आई हूँ। हर टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मौका ही नहीं मिलता है। वो मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं है, और जब अकेला छोड़ता है तो एक जगह पर मुझे अपना तंत्र मंत्र से बंद कर देता है, और उस तंत्र मंत्र को मैं पार नहीं कर सकती। मैं तो कई बार मौका ढूंढी थी कि उससे मैं दूर निकल जाऊं, लेकिन ऐसा मौका मिलता ही नहीं है। कभी कभी वो ज़्यादा नसीब हो जाता था, तब मैं सोचती थी कि यह मौका मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और मैं जब निकल कर के शमशान तक पहुंचती, तब तक उसकी आंखें खुल जाती, वो दौड़ कर मुझे पकड़ लेता और फिर मुझे सजा भी देता कि मुझसे दूर भागेगी, तेरे में इतना हिम्मत है, तुझे तो हमेशा इसी जगह पर रहना है, मेरा सेवा करना है, तू यहाँ से भाग नहीं सकती। और तब मैं समझ जाती कि मैं कभी भाग नहीं सकती। लेकिन जब आप रात को ऑटो रिक्शा लेके आए थे ना, तब वो जो था बहुत नशे में था। नशे में इतना रात दारू पी रखा था कि उसको होश नहीं था। तब मुझे लगने लगा यही मौका है, अगर मैं आज नहीं भाग पाई तो कभी भी भाग नहीं पाऊंगी। तब मैं शमशान से निकलती हूँ और दौड़ती हुई आपके ऑटो रिक्शा के पास में आ जाती हूँ। ये औरत मुझे यही कहानी बताई थी, लेकिन मैं इस कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। मेरी नज़र में तो जो भूत प्रेत होती हैं डरावनी होती हैं, चेहरा मोहरा उनका भयानक होता है, इसमें ऐसी कोई खूबी नज़र नहीं आ रही थी। तब मैं कहने लगा कि आप मुझे पागल बना रही हो, सच्चाई बताओ, तब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ऐसा कहानी बताओगी तो मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा, फिर मैं अपने ऑटो रिक्शा लेकर के चल पड़ूंगा और बीच चौराहे पर छोड़ करके आपके आ जाऊँगा। आखिरकार जब इतना मैं उसको मजबूर कर देता हूँ, तब वो ऑटो रिक्शा से नीचे उतरती है, कहती है आपको सच्चाई देखना है ना। मैं कहता हूँ हाँ, जब तक आप सच्चाई नहीं बताओगे मैं यकीन कैसे कर पाऊँगा। तब कहती है कि भैया आप मेरे हाथ पकड़िए। मैं कहने लगा देखिए मैं पराई औरत का हाथ वाथ नहीं पकड़ता हूँ, मैं उनसे बहुत दूर रहता हूँ, सब हमारी बेटी बहन की तरह होती हैं, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। जो भी मेरे मन में था मैं उस टाइम उस औरत को समझाता हूँ, बोलता हूँ कि जो आप साबित करना चाहती हो मुझे बता दो ना, सच्चाई बता दो ना। तब कहती है भैया आप मेरे भाई की तरह है, मेरा हाथ पकड़िए तभी तो मैं आपको साबित कर पाऊंगी कि मैं प्रेतात्मा हूँ कि नहीं हूँ। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा था, मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं उस औरत का हाथ को पकड़ूं, लेकिन वही हाथ मेरा हाथ को पकड़ लेती है। कहती है भैया बस अपना आंख एक पल के लिए बंद करना, अगले पल आंख खोल देना। मैं वैसा ही करता हूँ, आज जैसे ही आंख खोलता हूँ ना, वो औरत मेरे सामने से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हाथ का एहसास अभी मेरे को हो रहा था। मजबूती से वो मेरा हाथ पकड़ रखी थी। जब मेरे आंखों के सामने नजर नहीं आती तो मैं तो बौखला गया था, कहाँ गई कहाँ गई। उसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है मेरे कानों में, भैया मैं तो यहीं पर हूँ, आपका हाथ पकड़े हुए हूँ। मैं बताई ना कि मैं एक प्रेतात्मा हूँ, एक प्रेतात्मा हूँ। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, अब तो विश्वास करोगे ना। जैसे ही गायब होती है वैसे ही वापस आ जाती है, और जब मैं उसको देखता हूँ ना तो फिर पहले की तरह लग रही थी। उसमें कोई भूतनी आत्मा का अब ऐसा कुछ संकेत नहीं मिलता है, लेकिन उसको गायब होते ही
मैं डर जाता हूँ। मेरा हाथ पैर फूलने लगते हैं। अरे, मैं भूतनी को बिठा के लाया था शमशान से। मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ। और तब मुझे वो सहारा देती है, भैया भैया रुकिए, डरिए मत, आप बेहोश मत हुए, मैं कोई गलत आत्मा नहीं हूँ, आप घबराइए मेरे से। और तब तक तो मैं बेहोश हो चुका था। इतना डर मेरे शरीर के अंदर आ चुका था कि अब मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया था। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं उसी जगह पर ऑटो रिक्शा के पिछली सीट पर मैं लेटा हुआ पाता हूँ। आधा शरीर मेरा बाहर है और आधा अंदर है। और वही लड़की मेरे माथे पर हाथ रख करके अब मेरे बालों से खेल रही थी, सहला रही थी, चिल्ला रही थी, भैया भैया उठिए, भैया भैया उठिए। आखिरकार मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैं उसको देखता हूँ, डर जाता हूँ। तब मुझे संभालती है, भैया मैं ऐसी प्रेतात्मा हूँ नहीं। मैं हूँ प्रेतात्मा, मैं अपने आप को प्रेतात्मा ही मानती हूँ, लेकिन और प्रेतात्माओं की तरह मैं किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती। मैं ऐसा हूँ ही नहीं, शुरू से ऐसा नहीं हूँ। और तभी तो वो मांत्रिक मेरे साथ में अन्याय कर रहा है। अगर मैं उनकी तरह होती तो वो कभी मुझे पकड़ ही नहीं पाता। वो आत्माएं उसी जगह भटकती रहती हैं, लेकिन उस मांत्रिक का हिम्मत नहीं कि उनको हाथ लगा दे। मैं एक सीधी सादी हूं ना, और तभी तो मेरे साथ में ये दुर्गति हो रही। अब बोलते बोलते वो रोने लगी थी। उसकी बात पर यकीन तो करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सब कुछ देखने के बाद मैं यह यकीन करने लगा। मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरे कुछ हुआ तो नहीं है। तब मैं देखता हूँ कि मेरा सब शरीर बिल्कुल सही है। और तब कहती, भैया आप मेरे से डरिए मत, मैं आपकी बहन की तरह हूँ। और तब मैं कहता हूँ कि मैं कैसे आप पर विश्वास करूँ, आप तो एक भूतनी हो, एक प्रेतात्मा हो। कब आपका मन बदल जाए, कब आप मेरे साथ में कुछ गलत कर जाएं, तब मैं क्या करूँगा। और तब कहने लगी, भैया मैं ऐसा कभी थी ही नहीं, ना अभी भी हूँ, ना ऐसा कभी बन सकती हूँ। मैं अलग ही आत्मा हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो इंसानों को तकलीफ पहुँचाती हैं। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती हूँ। मैं तो खुद संकट में हूँ। वो मांत्रिक मुझे ढूंढ रहा होगा। आप मुझे अपने घर में छिपा दीजिए। अब मैं कुछ चीज़ बताती हूँ, उसका वो आप काम कर लीजिए, नहीं तो मेरा गंध सूंघते सूंघते इस जगह पर भी आ जाएगा। फिर आप मुझे बचा नहीं पाएंगे भैया, आप मुझे बचा नहीं पाएंगे। कहते कहते रोने लगी थी। अब मुझे उस औरत पर दया भी आ गया था कि कहीं मेरी बहन इस उम्र में होती तो क्या मैं अपनी बहन को छोड़ करके चला जाता। अब चलो, अब इसने मुझे अपना भाई बनाया है तो मैं भी अपना भाई का कर्तव्य निभाऊं। बेशक ये जीती जागती नहीं है, लेकिन है इंसानी, एक प्रेतात्मा तो है ना, इंसान की तरह ही है ना, तो चलो इसकी मदद कर देते हैं। आखिरकार मैं अपने कमरे का ताला खोलता हूँ और फिर लाइट ऑन करता हूँ। और तब बड़ा सा घर देख के खुश जाती है, भैया आप इसमें रहते हैं, अकेले रहते हैं, आपकी शादी नहीं हुई भैया। मैं कहता हूँ नहीं, हम तो कुछ ऐसे परेशानी में उलझे हुए हैं। और फिर मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, मेरे घर में क्या क्या चल रहा है, हम किस हालात में अपने गांव छोड़ के शहर में आकर के ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, पूरी कहानी बता देता हूँ। और तब वो अफसोस करने लगती है कि भैया चलिए, लेकिन आप ये काम कर दीजिए, नहीं तो जैसे ही होश में आएगा मांत्रिक मुझे ढूंढते ही यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं उसके जाल में फिर से फंसना नहीं चाहती हूँ। कुछ ऐसा काम कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं पूछता हूँ कि आखिर कौन सा काम करना है। और तब मुझे कुछ ऐसा टोटका करने का कहती है कि आपके घर में कुछ ऐसा सामान है जो खाना बनाने के काम में आता है, जिसमें नमक है, हल्दी है, कुछ और चीज़ है। मैं कहता हूँ हाँ थोड़ा बहुत है। कहते बस थोड़े का ही जरूरत है। और वैसा काम मुझसे टोटका करवाती है। कहती है ये घर का आंगन और ऐसे ऐसे चीज़ पर ये हल्दी, नमक जो भी बताती है मैं वैसा काम कर देता हूँ। और वो अपने हाथ में रख करके उसको मसल देती है और कहती है अब जा कर के इसको छिड़काव कर दो, इसमें मेरी गंध है ना वो खत्म हो जाएगी, वो मांत्रिक मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं ये काम तो आसानी से कर दिया था, इसमें मुझे कोई तंत्र मंत्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और तब मैं निश्चित हो चुका था और वो भी निश्चित लग रही थी। मैं बहुत थका हुआ था और इस औरत ने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं तो एक बार बेहोशी में चला गया था। मैं थका हुआ था और तब मैं कहता हूँ कि देखो बहन, इतनी बड़ा घर है, किसी कोने में कहीं पर भी तुम जाके आराम कर सकती हो। अब मुझे भी आराम की अब सख्त जरूरत है। मैं थका हुआ हूँ
हाँ, तब वो लड़की कहती है कि ठीक है भैया, आप आराम कर लो, आप आराम कर लो और हम सुबह में बात करेंगे। आखिरकार जब मैं अपने बिस्तर पर आता हूँ, काफ़ी देर तो मुझे नींद नहीं आती है। उसी आत्मा के बारे में सोचने पर विवश हो जाता हूँ। ये आत्मा बनी तो कैसे? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उस टाइम मैं सवाल कोई पूछना नहीं चाहता था। ना तो उस लड़की को परेशान करना चाहता था, ना खुद ही परेशान होना चाहता था। मुझे लगता था कि आज आराम कर लिया जाए, बस बाकी जो सुबह, अब लड़की कहाँ भगी जा रही है, यहीं रहेगी, सुबह हम बात कर लेंगे। सो जाता हूँ। सुबह जब आँख खुलती है ना, तो सबसे पहले मैं उस लड़की को ढूंढता हूँ। इतना बड़े कमरे में वो मुझे कहीं नजर नहीं आती है। मुझे लगा कि कहीं बाथरूम वगैरह गई होगी। अब वो आत्मा है, कुछ भी कर सकती है। मैं हर तरफ देख लेता हूँ, बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, नज़र नहीं आ रही है। तब मैं उसको आवाज़ देने लगता हूँ कि तुम हो कहाँ पर, तुम हो कहाँ पर। तब मेरे कान में बोलती हैं, भैया मैं तो आपके पास खड़ी हूँ, कुछ काम था मेरे से। बिल्कुल अदृश्य थी, दिखाई नहीं दे रही थी। मैं कहता हूँ फिर तुमने मुझे डरा दिया ना अचानक। कहती है सॉरी भैया, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था। मैं दिन के टाइम में आपको नज़र नहीं आ सकती, लेकिन आवाज़ मैं ज़रूर आपको दे सकती हूँ। मैं दिन के टाइम में कभी भी सामने नहीं आ सकती, मेरी मजबूरी है। लेकिन जब भी आप मुझे पुकारोगे तो मैं आपके आसपास ही रहूँगी। मैं हूँ यहीं पर, बताओ क्या पूछना चाहते हो। अब तो मैं और डर गया था। मैं अब जो भी पूछना चाहता था वो भूल गया था। तब मैं कहने लगा कि आप कुछ प्रेतात्मा हो तो भोजन भी करती होगी। तब कहती है कि नहीं, अभी तक तो हम भोजन वोजन नहीं किए हैं, मुझे भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। तब मैं कहता हूँ तुम कह रही थी ना कि तुम मेरी मदद करोगी, तुम्हारे पास में पैसा बहुत है, जो पैसा मांगूंगा तुम मुझे दे दोगी। मैं बस परख रहा था। तब कहती है कि भैया उस टाइम में तो मैं ऐसे ही आपको लालच दे रही थी, आप लालच में फंस गए थे। तभी तो मुझे लेके आए थे। मेरे पास में कोई भी पैसा नहीं है, ना कोई धन है। मैं बस आपसे मदद चाहती थी और आपने मुझे मदद कर दिया। भैया मेरे पास में धन होता ना तो मैं ज़रूर आपको देती। अब क्या था, अब मेरे पास में अब पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो ना भोजन करती थी, ना खाना खाती थी, ना पानी पीती थी, तो मुझे किस बात की टेंशन। हाँ, मेरे घर में जरूर रहती थी, लेकिन वो भी डरी डरी रहती थी कि कहीं वो फिर मांत्रिक उसको ढूंढते हुए ना जाए। हर शाम को कुछ न कुछ टोटका जरूर कराती थी। हल्दी, कभी नमक अपने हाथों में मसलती थी। शाम होते ही अब फिर बोलती थी कि दरवाजे पर, आंगन में आप छिड़काव कर दो, वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं रात के टाइम में ऑटो रिक्शा चलाने जाता था और वो घर में अकेले रहती थी। मैं चलाता था ऑटो रिक्शा, लेकिन मेरी टेंशन उसी में बनी रहती थी कि कहीं मांत्रिक सूंघते सूंघते आ गया और तब उस आत्मा का क्या होगा, वो तो पकड़ के ले जाएगा। अब उस आत्मा से मुझे प्यार होने लगा था, एक बहन भाई वाला प्यार अब मौजूद हो गया था। आखिर मुझे बार बार भैया कहती थी, मैं भी उसको बहन करता था, तो मन में एक खटका लगा रहता था कि कहीं मैं सुबह में लौटूं और मैं उसको ढूंढूं और वो घर में ना मिले तो तब क्या होगा। वही खटका मेरे में मन में हमेशा रहता था। जब मैं सुबह में जाता था, उसको आवाज़ देता था कि तुम कहाँ हो, और तब मैं उसकी आवाज़ सुनता था ना, तब मुझे चैन पड़ता था कि चलो मेरी बहन अभी तक सुरक्षित है। मांत्रिक यहाँ पर आ नहीं पाया, लेकिन वो टोटका हर अंधेरे में करना पड़ता था। जैसे सूरज डूबता था वही सब चीज़ वो कराती थी, अपने हाथों पर लेकर के रगड़ती थी और तब मुझे देती थी कि भैया दरवाजे के बाहर, चौखट के आगे, आंगन में, हर तरफ छिड़काव कर दो, इससे मेरी जो गंध है ना वो खत्म हो जाएगी। वो मेरे मांत्रिक जो है ना, जो ढूंढने की कोशिश कर रहा, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। मैं हर रात अपने काम पर जाता था। हाँ, एक चीज़ जरूर हुआ था, जब से वो प्रेतात्मा हमारे घर में या हमारी ऑटो रिक्शा में बैठी थी, अब जो सवारी मुझे कम मिला करती थी ना, अब ज़्यादा मिलने लगी थी। और जो मैं मांग लेता था ना, उतना पैसा तो हंस के देते थे। लेकिन मैं जायज़ पैसा पहले मांगता था और तब भी उसमें ना नुकुर करते थे, बारंगनिंग करते थे। अरे 100 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, 50 रुपये में चल दो। मेरे पास में सवारी नहीं होती थी, काम नहीं होता था, तो मुझे 50 रुपये में जाना पड़ता था। लेकिन आज मैं 100 रुपये मांगता था तो कोई मुझसे सवाल नहीं पूछता था, बैठ जाता था, चलो भाई छोड़ दो। अब डबल
इनकम होने लगी थी। मुझे तो लगने लगा, उस टाइम तो नहीं लगा, ऐसा तो लगा कि बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जब लगातार ऐसे ही मेरे साथ में होने लगा ना, मैं एहसास करने लगा, ये प्रेरात्मा तो मेरे लिए लकी है। जब से मेरी ऑटो रिक्शा में बैठी है, तब से मेरी कमाई डबल हो रही है। और मैं वो जो ऑटो रिक्शा था ना, अब मैं अपने लिए बिल्कुल रख लिया था। मैं अब उस ऑटो रिक्शा को अब उसको देना नहीं चाहता था। डबल पैसा मैं उसका भरने लगा। कभी दिन में मौका मिलने लगा तो दिन में भी मैं 2-3 घंटा चला लेता था। और फिर रात में 2-3-4 घंटा, जब तक मैं थका नहीं होता था। अब मैं ऐसे ही कर लेता था और उतने में ही मैं बहुत पैसा कमाने लगा था। जो पैसा मेरे मुंह से निकल जाता था, अब पैसेंजर तो हंस के देने लगा था। मुझे तो लगने लगा कि मैं कुछ महीना काम करूंगा तो मेरे पास में इतना पैसा आ जाएगा कि मेरे पास खुद का अपना ऑटो रिक्शा होगा। मैं कल्पना करने लगा था। ये तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हो रही थी और मैं इसका हमेशा ख्याल रखता था। ये रात में मुझे दिखती जरूर थी, लेकिन इसके बाद मैं सुबह आता था तो नजर नहीं आती थी। शाम के टाइम जब धुंधला हो जाता था, सूरज डूबने लगता था, तब वो मुझे टोटका करना पड़ता था। और हर शाम को वो टोटका जरूर करवाती थी। वो डरी रहती थी। उसको लगता था कि मांत्रिक आसपास में कहीं भटक रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। ये जब कर लोगे तो मेरा गंध यहाँ से मिट जाएगा, फिर हमारे घर तक पहुँच नहीं पाएगा। ये टोटका हर शाम को होता था। सुबह मैं जब आता था तो मैं उससे बातें करता था, दिखाई नहीं देता था। इसी बीच मुझे घर जाना का अब जरूरत पड़ गई थी। पैसा कुछ इकट्ठा हो चुका था। अब मैं सोचा कि यहाँ पर पैसे मैं कहाँ रखूँगा। अब घर पर पैसे की जरूरत भी है। इसके बाद मैं उस प्रेतात्मा से कहता हूँ कि देखो, कल तो मैं अपने गांव जाऊँगा। मैं अपने पिता को देखना चाहता हूँ और कुछ पैसा मेरे पास में इकट्ठा हो गया और घर में जरूरत भी है तो मैं दे के आऊँगा। यहाँ इतना पैसा रखना ठीक भी नहीं है। मेरे मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ पैसा इकट्ठा करूँ, जमा करूँ और फिर अपना ऑटो रिक्शा ले लूँ। लड़की कहने लगी, तो इसमें बुराई क्या है, आप चलो घर पर, मैं भी आपके साथ चलती। मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, अकेले रहूंगी तो वो टोटका नहीं कर पाऊंगी और फिर मैं उसके जाल में फंस जाऊंगी। मैं तो आपके साथ में रहूंगी, जहां आप रहोगे मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं आपके घर पे चलूंगी लेकिन दिखाई किसी को नहीं दूंगी, आप मुझे देख पाओगे। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। इस प्रेतात्मा को तो मैं यहाँ पर भुगत ही रहा था। इसको अपने गांव पे ले जाऊं, अगर मेरे परिवार को किसी सदस्य ने देख लिया तब तो क्या ना जाने क्या क्या सोचेगा। मैं जानता हूं कि मैं उसको बहन बना रखा हूं, वो मुझे भाई समझती है, लेकिन मेरे परिवार के लोग ना जाने क्या क्या समझेंगे। मैं मना करता हूं, तब वो रोने लगती है कि नहीं भैया, आप चले जाओगे तो वो आ जाएगा, वो मांत्रिक आ जाएगा, मुझे पकड़ के ले जाएगा। कौन टोटका करेगा, मैं बच नहीं पाऊंगी, मेरे गंध बाहर तक निकल जाएगा। ना ना ना, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी, आप चलो, मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। आखिरकार मजबूरी में मैं उसको अपने साथ में लेके चलता हूँ। दिन के टाइम में मैं बस में बैठता हूँ तो मेरे आसपास ही वो खड़ी रहती है या बैठी रहती है, मुझे पता भी नहीं चलता है। मैं फुसफुसाता हूँ, तुम यहीं पर हो ना, और तब वो मेरे कान में आके बोलती है, हाँ भैया, मैं आपके साथ में हूँ। मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। रास्ते भर में उससे बात करता रहता हूँ कि आप मेरे साथ में हो ना अभी भी, और तब कहती है, हाँ हाँ, मैं आपके साथ में हूँ। घर पहुँच जाता हूँ और तब मैं अपने पिता को देखता हूँ। पहले से उनका स्वास्थ्य सुधर गया था, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि अभी भी थोड़ा उनको दवा दारू की ज़रूरत है, अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। पैसा तो बहुत हमने फूक रखा था। हमने तो सोचा था कि पापा कभी के सही हो जाएंगे, लेकिन सही नहीं हो पा रहे थे। या तो खुद वो टेंशन ले रहे थे या दवाई का असर कम हो रहा था। मेरे मन में ये सब ख्याल चल रहा था। अब मैं अपने घर का हाल चाल लेता हूँ, पैसा जो है मम्मी को पकड़ा देता हूँ। आज तब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ दिन यहाँ पर रहूँगा और इसके बाद जाऊँगा। मैं पापा को एक बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ। मम्मी कहती है कि बेटा कहाँ दिखाओगे, बहुत पैसा लग जाएगा। जहाँ हम दिखाते हैं वो डॉक्टर कह रहा है कि कुछ ही दिन का और इलाज चलेगा और फिर तुम्हारे पापा सही हो जाएंगे। मुझे अब मम्मी को अब यही बोलना पड़ा कि मम्मी, पैसा हम लोगों ने बहुत फूका, अब तक तो मेरे पापा सही हो जाना चाहिए। डॉक्टर जानबूझ कर टरका रहा है, पैसा कमा रहा है। मेरे मन में यही सब चल रहा था। मैं अपनी मन की बात मम्मी से कहता हूँ और तब मम्मी कहती है
कि ठीक है, उस डॉक्टर के पास जाएगा तो उसका अलग ही फीस लगेगा, फिर टेस्ट कराएगा, उसका खर्चा, इतना पैसा हम क्यों फूकेंगे। अब जैसा चल रहा है चलने दो। प्रेतात्मा शायद मेरे आसपास में थी। अब मेरे कान में आके कहती है, पापा का जौन सी बीमारी है ना, मैं इसको सही कर सकती हूँ, तुम परेशान मत हो, रात होने दो, तब मैं सब कुछ देख पाऊंगी। अभी दिन का टाइम है, रात होने दो, शाम होने दो, तब मैं आपके पापा को अच्छी तरह से देख पाऊंगी। अब मैं जान जाऊंगी कि क्या मुझे करना होगा। जब बोलती है तो मुझे विश्वास नहीं होता है। ये बात अब मैं घर को किसी सदस्य को नहीं बताता हूँ। अगर मैं बता दूं कि मैं एक प्रेतात्मा को शहर से अपने घर में लेके आए हूँ, हंगामा मच जाता। मेरी बहन डर जाती, मेरी माँ डर जाती, परिवार में जो भी सदस्य था, और सबसे डरपोक तो मेरे पिताजी थे, उनका क्या हाल होता। मैं किसी को बोल नहीं पाता हूँ। रात होती है और तब वो प्रेतात्मा मेरे पास में आती है। भैया, मैं गई थी आपके पापा के वश में, पापा को मैं बिल्कुल सही कर दूंगी। रात में भी ऐसा मैं कुछ करूंगी कि सुबह में आपका पापा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। मैं मर्ज को समझ पाई हूँ। इसमें दवा का कोई काम ही नहीं है। इसमें जो काम है मैं खुद कर सकती हूँ। आप पैसा मत फेंको, किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं मर्ज को समझ गई हूँ, इसका मैं आसानी से इलाज कर सकती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हुआ था कि ये प्रेतात्मा लड़की ऐसा भी कर सकती है, लेकिन कहती है कि मैं कर दूंगी। लेकिन मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पाया था कि वो इतना काम भी कर सकेगी। इसमें इतना पावर है ही नहीं। ये तो खुद डरी हुई है, घबराई हुई है मांत्रिक से। अगर इसमें इतना शक्ति होता तो खुद क्यों डरती। लेकिन जब सुबह होता है, जब मैं नींद से जागता हूँ, तब मम्मी जोर से जाती है मेरा नाम लेकर, संजय संजय जरा यहाँ आना, यहाँ आना। मैं भागते हुए डरे हुए हालत में पहुँचता, कहीं पापा का साथ में कुछ गलत तो नहीं हो गया। मम्मी इतना चीख क्यों रही है, इतना चिल्ला क्यों रही है। दिल की धड़कन बढ़ जाता है। जब मैं अपने पापा के पास पहुँचता हूँ, मम्मी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, संजय संजय। तब मैं कहता हूँ, क्या हो माँ, क्या हुआ। देख, तेरे पापा उठ के बैठ गए हैं, तेरे पापा उठ के बैठ गए हैं। मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैं तो दूसरे बड़े डॉक्टर के पास लेके जाने वाला था। आइए, तब मुझे ध्यान आता है कि अरे, रात में वही प्रेतात्मा ने कहा था कि रात हो जाने दो, देखो मैं कुछ ना कुछ करूंगी। मैं मर्ज को समझ गई हूँ, मैं इसका इलाज कर दूंगी। तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कर दूंगी। मुझे उस लड़की की बात याद आ जाती है। तब मैं अपने पापा से पूछता हूँ कि पापा ठीक हो आप। पहले सही ढंग से बोल नहीं पाते थे, आधा अंग जो काम नहीं करता था, लेकिन अब हाथ उठा करके मेरे गाल को छूते हैं, मेरे सर को छूते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ बेटा, अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब चिंता मत कर, मैं ठीक हो गया हूँ। देख, अब में कोई कमी है, देख ये भी हाथ उठ रहा है और मैं सही से तेरे से बात कर रहा हूँ। ऐसा तो पहले नहीं होता था ना। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे। ये सब इसी प्रेतात्मा ने रात में किया है। नहीं तो रात में पापा जिस हालात में थे, मैं समझ रहा था, मैं घबराया हुआ था कि ना जाने कितना टाइम लगेगा। जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था मैं उस पर यकीन छोड़ दिया था। मुझे लगा कि बड़े डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए। और रात भर में वो प्रेतात्मा ने कमाल कर दिया था। मैं तो बस यकीन ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने जो किया था, जब रात होती है तब वो सामने आती है, कहती है, देख लिया ना, तुम तो डॉक्टर के पास जा रहे थे पैसा फूकने के लिए, मैंने कर दिया ना, मैं बताई थी ना कि मैं मर्ज समझ गई हूँ। देखो, दवा तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में दुआ भी जरूरी होती है। मैं दुआ कर गई, दुआ मेरा काम कर गया। अब देखो, तुम्हारा पापा स्वस्थ हो जाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से खिलाओ पिलाओ, थोड़ा टहलाओ, और देख लेना इसी महीने के अंदर में दौड़ने भागने लगेंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब मुझे लगने लगा कि सही तो कह रही है। हम अपने घर में 4 दिन तक रुके थे। 4 दिन तक प्रेतात्मा किसी घर के परिवार के सामने नहीं आती है। और आखिरकार जब हम निकलने लगते हैं, तब मेरा मन अब बड़ा बेचैन हो जाता है। ये बात मैं अपनी माँ को बताना चाहता था। माँ से कभी झूठ नहीं बोला था। इतना बड़ा चमत्कार इस प्रेतात्मा ने किया था। मुझे लगने लगा कि इसको क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। मैं अपनी
ये बात अपने दिमाग में, अपने दिल में छिपा कर रखा था। आज चलने के वक्त जब होता है तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। मैं माँ को कहता हूँ, माँ तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कहती है, बोलना है यहाँ पर, कौन सा बात करेगा। मैं कहता हूँ सबके सामने में नहीं, तुम चलो हम जरा अलग से बात करेंगे, कुछ अलग बात है। माँ मुझे अपने कमरे में लेकर आती है, दरवाज़ा मैं बंद कर देता हूँ। तब कहती है, हाँ बोल, क्या बोलना चाहता है। वही घटना मैं पूरा बता देता हूँ। जैसे बोलता हूँ तो माँ बिल्कुल डर जाती है, कांपने लगती है। तू एक आत्मा को लेकर आया। तब मैं कहता हूँ, माँ वो आत्मा ऐसी नहीं है जो तुम सोच रही हो। आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुंचाई है। वो तो खुद घबराई हुई है, डरी हुई है। एक जो मांत्रिक होता है उसको पकड़ के अपने कैद में रखा था। आज जब मैं शमशान के पास पहुंचता हूँ तब मेरे ऑटो में सवार हो जाती है। देखो पापा को मदद किया, उसने तो पापा को बिठा दिया था। तुमने रात को पापा का हालत देखा था कैसा था, और सुबह में खुद स्वस्थ नजर आ रहे हैं ना। और उस लड़की ने कहा है कि महीने भर के अंदर में दौड़ने लगेंगे। बस इनके खुराक पर ध्यान रखो, अभी इनके शरीर में एनर्जी की कमी है। अब खुराक अच्छा खाएंगे तो देखना 1 महीने के अंदर में बहुत बदलाव आ जाएगा इन पर। माँ डरी हुई भी थी और हैरान भी थी। तब कहती है, बेटा वो प्रेतात्मा क्या तेरे अभी भी पास में है। मैं कहता हूँ मालूम नहीं, मैं पूछता हूँ। तब मैं प्रेतात्मा को आवाज़ देता हूँ, तुम मेरे पास में हो क्या। तब वो कहती, हाँ मैं तो यहीं पर हूँ, क्या माँ के सामने आना है। मैं कहता हूँ हाँ। कहती नहीं, अभी दिन का टाइम है, रात को हम मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि देखो मुझे शहर भी जाना है, हमें कमाना भी है। तब कहती है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन इस वक्त मैं ना तो उनको सुनाई दे सकती हूँ ना दिखाई दे सकती हूँ। तुम मुझे सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन तुम भी देख नहीं पाओगे। अगर ये सब काम करना है तो रात को रुकना पड़ेगा। मैं माँ को सब कुछ बोलता हूँ तो माँ कहती है, आज रुक जा, कल चले जाना। मैं उस भली प्रेतात्मा को देखना चाहती हूँ, तेरे पापा को मिलवाना चाहती हूँ, सब अपने परिवार में हर किसी को उससे मिलवाना चाहती हूँ। ना जाने माँ को क्या धुन सवार हो गया था। वो प्रेतात्मा भूत प्रेत से तो बहुत डरती थी, और सबसे ज़्यादा डरने वाले मेरे पिताजी थे। वो तो रात जब अंधेरा हो जाता था तो घर से बाहर निकलते भी नहीं थे, इतना भूत का डर उनके दिमाग में बैठा रहता था। आखिरकार हम लोग अब जाना कैंसिल कर देते हैं। रात होती है, जब 8-9 बज जाता है, तब सारे घर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर पिताजी आराम करते थे, उसी जगह पर। मैं प्रेतात्मा से पूछता हूँ, क्या सही वक्त है तुम्हारे लिए, लोगों के बीच में आ सकती हो। तब कहती है, हाँ मैं बिल्कुल आ सकती हूँ, सारे लोग मुझे देख सकते हैं, मैं तो इनको देख ही रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अभी देख नहीं पा रहे। अब तुम बोलो तो मैं सबके सामने में आ जाऊँ। जैसे ही मैं इशारा करता हूँ कि ठीक है आप अब लोगों को नज़र आ जाओ, आज जैसे ही मेरे पिताजी देखते हैं ना, उनकी हालत खराब हो जाती है, डर जाते हैं। तब मैं प्रेतात्मा को बोलता हूँ, अरे भाई तुम गायब हो जाओ, इसी में हमारी भलाई है। अब मम्मी भी देख चुकी थी, मेरी बहन भी देख चुकी, भाई भी देख चुका था, लेकिन पिताजी देखते ही एकदम उनकी हालत खराब हो गई थी। अब उनको संभालने में हमारी हालत खराब हो गई थी। वही प्रेतात्मा अब मेरे पिताजी को संभालती है कि इनके अंदर में डर है और कुछ नहीं है। जो बीमारी था वो तो मैं निकाल चुकी हूँ, घबराओ मत, कुछ देर के बाद ये जरूर ठीक हो जाएंगे, चिंता के विषय नहीं है। आखिरकार पिताजी को डर तो माँ ही निकालती है। हाँ, कहती है कि वही प्रेतात्मा ने तुम्हारी सब बीमारी को दूर किया, और उसको तुम देख के डर रहे हो। वो तो हमारी बेटी के समान है, हमारा बेटा उसको बहन मानता है, मैं भी इसको बेटी मानने लगी हूँ। ये तो हमारी परिवार के सदस्य है, उससे डरने की क्या बात। आखिरकार वो प्रेतात्मा हमारे घर में हिल मिल जाती है। मैं बड़ा निश्चित हो जाता हूँ, मन में एक बोझ था ना, वो उतर चुका था। तब मैं अपने माँ से कहता हूँ, माँ इसको अपने घर में रख लोगी। देखो मैं इसको लेकर काफ़ी चिंतित रहता हूँ शहर में। मैं जब रात को जाता हूँ तो मेरे मन में हमेशा डर रहता है कि जब मैं सुबह में आऊँगा कहीं वो तांत्रिक इसको पकड़ तो नहीं लिया है। मुझे हर रात को ये सब टोटका करना पड़ता है ताकि इसकी गंध उस मांत्रिक तक पहुँच ना पाए। ये काम तो आप लोग घर में आसानी से कर सकते हो, जब तक इसकी इच्छा हो रहेगी
हमारे घर में रहेगी, अब हमारे साथ में तो अच्छा ही व्यवहार किया है, आगे भी करेगी। माँ मान जाती है और कहती है तू निश्चित रह, क्या क्या करना होगा। और तब मैं कहता हूँ उसी से पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देगी। और वो हर सामान किचन के अंदर ही मिल जाएगा, कहीं तुम्हें बाहर जाने का तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। सब समझा बुझा करके अब मैं अपने शहर में आ जाता हूँ। अब वाकई में मैं जो कमाना शुरू करता हूँ ना, मुझे लगता है कि बस 2-3 महीना और, इसके बाद तो मैं ज़रूर, नया तो नहीं लेकिन पुराना ऑटो रिक्शा तो ज़रूर खरीद लूँगा। लेकिन बीच बीच में मैं आता जाता रहता था। पिताजी जैसा थे पहले वैसे जरूर बन गए थे। अब उनमें वो ताकत नहीं आई थी, जो ताकत वो खो चुके थे। वो ताकत आने में वक्त तो लगना था। अब इतने दिन खाट पर पड़े हुए थे, अब आसान बात नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वो ताकत उनको अब मिलना शुरू हो गया था। और इसके बाद उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया था। वो प्रेतात्मा हमारे घर में अपनी बहन की तरह मेरी मम्मी की सगी बेटी बन चुकी थी, मेरे पिता का लाडली बन चुकी थी। उनको जब तक लोग देखते नहीं थे तब तक परिवार में चैन नहीं आता था। हर शाम को टोटका किया जाता था, जो हल्दी नमक ना जाने क्या क्या था जो किचन में ही मौजूद था। इस तरह करते करते साल भर के अंदर में मैं तो पुराना ऑटो रिक्शा खरीदना चाहता था, लेकिन इतना पैसा मैं जमा कर लिया था कि मैं नया ही ऑटो रिक्शा खरीद लेता हूँ। मेरी खुशी जो थी, सपना था, अब पूरा हो चुका था। वो प्रेतात्मा लड़की हमारे घर में 1.5 साल तक रही थी। आज जब मैं एक बार शहर से लौट के आता हूँ, मैं बड़ा खुश रहता हूँ। और उसके बाद जब घर पहुँचता हूँ शाम के टाइम, घर में सब उदास बैठे हुए थे। मैं पूछता हूँ कि बात क्या है, कहीं पिताजी की तबीयत खराब तो नहीं होगी दोबारा से। और तब माँ कहती कि नहीं, सब कुछ सही है, वो प्रेतात्मा लड़की गायब हो चुकी है। मैं बोला कहाँ, कहाँ पर, क्या वो मांत्रिक आ चुका था? और तब कहती नहीं नहीं, मांत्रिक वांत्रिक नहीं आया। अचानक अब वो उसका चेहरा उदास था, अब मेरे पास में आती है कि देखो माँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा वक्त आ चुका है। तब मैं डर गई। माँ कहती कि मैं डर गई। कहाँ जाओगे बेटी, कहाँ जाओगी? नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, इसी घर में रहना है। और तब कहती है माँ, ऐसा परिवार छोड़ के कौन जाना चाहेगा, जहाँ पर सब कोई, आप मेरे माँ बन चुके हो, भैया शहर में हैं और छोटा भैया ही दीदी हैं, मेरे पिताजी हैं। इतना सुंदर परिवार को छोड़ करके कौन जाना पसंद करेगा? लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी तो अपना मुक्ति पाना है, और मुक्ति पाने का टाइम आ चुका है। ये आप लोग के सहयोग से हुआ है। अगर मैं उस मांत्रिक के चक्कर में थी तो वो मुक्ति मुझे कभी नहीं मिलती। मैं ऐसा कोई अच्छा काम कर ही नहीं पाती जिससे मेरी मुक्ति निश्चित हो पाती। मैं आप लोग के साथ में रही, आप लोग की सेवा भाव किया, अच्छे कर्म किए, और तब जाके ये दिन मुझे देखने को मिला है। आप चाहती हो कि मैं मुक्त ना हो पाऊँ? मैं तो उसको रोकना चाहती थी कि नहीं बेटी, तुम मत जाओ, तुम मेरी बेटी की तरह हो। और तब समझाने लगी कि देखो माँ, मुक्ति तो मुझे जरूर चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगला जन्म लूँ ना तो आपके परिवार में ही लूँ, मैं कहीं और जाना नहीं चाहती हूँ। तो आप बताओ क्या चाहती हो? मैं उसको रोक नहीं पाई, लेकिन जाते जाते सबसे मिल के गई है। बस उसको अफसोस था कि अपने भैया से नहीं मिल पाई। दोस्तों, ये बात जब मैं अपने कानों में सुनता हूँ ना, तो मेरा रोम रोम एकदम ऐसे शोक में डूब जाता है कि आखिरकार मैं उससे क्यों नहीं मिल पाया, उसको मैं अलविदा क्यों नहीं कर पाया। बड़ा मन में अफसोस होता है। काश मैं उस टाइम घर पर होता, मैं शहर में नहीं होता। उस प्रेतात्मा ने मेरे पिता को स्वस्थ कर दिया था, मेरे घर में खुशहाली ला दिया था, और उसी के बदौलत तो मैं नया ऑटो रिक्शा और मेरे घर में खुशहाली आ गई थी। लेकिन आज भी वो प्रेतात्मा हम सब परिवार को याद आती। ऐसा लगता है कि वो लौट के आएगी, लौट के आएगी। लेकिन आई, किस रूप में आई, मैं ये बता नहीं सकता। शादी ब्याह हो जाती है और तब मेरे घर में लक्ष्मी पैदा होती है। जब मैं उस अपनी बेटिया को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वही है, वही है। वो उसकी इच्छा थी कि मेरे घर में जन्म ले, शायद वही आ गई है। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की भेजी हुई कहानी। ये कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात एक ऐसी ही रोचक घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।